अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है भाई सबको मेरी? जी स्टूडेंट्स, एएस स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है यस आवाज़। सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम सर। Let's wait for 2 or 3 minutes more so that other students can join us. ठीक है, then we will start our class. जी बच्चों, let's start the class. ठीक है, although we have a strength of 50 plus in the class, but still only 33 students are present. ठीक है जी जी, so we were discussing about deformation. We were discussing about the chapter of deformation. Deformation में I have told you that D means change and formation means configuration. आपके पास किसी भी सॉलिड की कॉन्फ़िगरेशन में मॉलिक्यूल्स की पोजीशनिंग में चेंजेस आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन. एंड दैट डिफॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स टू अ सिस्टम, दैट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है, सिस्टम के ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है या दो डिफॉर्मिंग फोर्स लगते हैं और वो ऑब्जेक्ट के शेप को, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज करते हैं. ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है या डिफॉर्मेशन होती है, चेंज, that is actually known as two types of deformation. एक होती है elastic deformation और एक होती है inelastic या plastic deformation. Elastic deformation, the object return to its original shape when the deforming force is removed.
while in inelastic deformation the object do not return to its original shape, ठीक है, when the deforming force is removed, ठीक है। फिर हमने हुक्स लॉ को पढ़ा था। हुक्स लॉ ये कहता है कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम हुक्स लॉ लगाएंगे अपने सिलेबस के अंदर। हुक्स लॉ ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, ठीक है जी। हमने कहा था कि जी एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड के। और फिर हमने इसके दो ग्राफ्स बनाए थे। हमने एक ग्राफ में बनाया था कि आपके पास दिस ग्राफ इज इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, और द ग्राफ वाज यहाँ पे हमने ली थी एक्सटेंशन, ठीक है जी, और यहाँ पे हमने फोर्स ली थी, एंड दैट फोर्स इज एक्चुअली नोन एज टेंशन। जो हमारे पास स्प्रिंग के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं उसमें जब एक्सटेंशन होती है तो एक्सटेंशन की वजह से जो टेंशन फोर्स बनती है उस फोर्स का ग्राफ हमने बनाया था। दूसरा जो हुक्स लॉ से रिलेटेड बात हो रही है, हुक्स लॉ हमें ये कह रहा है कि एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड के, यानी जितना ज़्यादा लोड बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा आपके पास एक्सटेंशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। दैट ग्राफ इज ऑल्सो इन स्ट्रेट लाइन, बट इन दिस ग्राफ द फोर्स इज ऑन x axis and the extension is on y axis, ठीक है जी। और ये फोर्स जो है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। सर ये जो जी टेंशन है ये हमेशा रिएक्शन फोर्स कहेगी ना, जो हमेशा जो बैकवर्ड अपोजिट लगेगी। जी बिल्कुल, एक्शन होगा तो इसके रिएक्शन होगा। तो इसके अलावा और फोर्सेस भी लग रही होती है क्या टेंशन के साथ साथ ऊपर की तरफ? नहीं, ऊपर की तरफ ऑब्वियसली अगर आपके पास स्प्रिंग किसी ऊपर वाली जगह से फिक्स्ड होगा तो वहां पे सीलिंग से एक फोर्स लग रही होगी, ठीक है ना। उसने अच्छा दूसरे अच्छा, खाली पार्ट को तो स्प्रिंग मतलब अपोजिट में सिर्फ टेंशन लगेगी और कोई फोर्स टेंशन अदर नहीं लगेगी। अदर नहीं हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये टेंशन फोर्स भी सिस्टम के अंदर बनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इंटरनल फोर्स, ठीक है जी। ये सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की, दैट इज एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से ये टेंशन बन रही होती है, दैट इज नोन एज इंटरनल फोर्स, ठीक है जी। और फिर हमने हुक्स लॉ को जब वर्डिंग फॉर्म से हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था तो हमने लिखा था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और फिर हमने क्या था एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है जी। ये हमने हुक्स लॉ की इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। तो इसमें k जो था वो एक स्प्रिंग कांस्टेंट था, दैट इज इक्वल्स टू f अपॉन x, जिसका यूनिट हमने क्या बनाया था, न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी, यानी न्यूटन पर मीटर। k क्या चीज होती है, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट। ये किसी भी मटेरियल की टफनेस को डिफाइन करता है कि मटेरियल कितना टफ है। देखें इसके यूनिट से हमें समझ में आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। k एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज k, how much force is required to stretch the object to unit length, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को 1 मीटर खींचने के लिए, 1 मीटर स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल, हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, दिस इज स्प्रिंग ए and this is spring B, ठीक है। दोनों स्प्रिंग बिल्कुल एक जैसे हैं। स्प्रिंग ए पे लेबल हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर, यानी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें कितना गिवन है, 20 न्यूटन पर मीटर, जबकि बी स्प्रिंग के लिए आपको गिवन है 80 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। क्या मतलब है 20 न्यूटन पर मीटर का या 80 न्यूटन पर मीटर का जी, व्हाट डज दिस मीन। अगर 20 न्यूटन का लोड लगाया जाए तो 1 मीटर स्ट्रेच हो जाएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग कौन सा वाला, स्प्रिंग ए है ए ना, जी, ठीक है। यानी स्प्रिंग ए को 1 मीटर स्ट्रेच करने के लिए वी नीड ओनली 20 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है। बट अगर हमें स्प्रिंग बी को, फॉर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बी टू 1 मीटर, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, 80। 80 न्यूटन्स, ठीक है जी। 80 न्यूटन्स हमें फोर्स चाहिए उसको 1 मीटर खींचने के लिए, ठीक है जी, जो कि एक्चुअली में हमारे स्प्रिंग ए के फोर्स के एक्चुअली 3 टाइम्स है, सॉरी 4 टाइम्स है बल्कि, ठीक है जी, इट इज एक्चुअली 4 टाइम्स, ठीक है जी। सो इट मींस दैट
विच स्प्रिंग इज मोर टफ, कौन सा स्प्रिंग ज्यादा टफ होगा, स्प्रिंग ए या 80 स्प्रिंग वाला, बी? 80 वाला। ठीक है, बी, बिल्कुल स्प्रिंग सही। बी। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि स्प्रिंग बी इज मोर टफ, ठीक है, देन स्प्रिंग ए, ठीक है जी। तो हमारे पास स्प्रिंग बी जो है वो मोर हार्ड है, मोर टफ है, ठीक है, एज कंपेयर टू स्प्रिंग बी, ठीक है जी। इसको भी जरा कॉपी कर लीजिए। तो स्प्रिंग बी इज मोर टफ या मोर टफर देन स्प्रिंग ए, ठीक है। ये इस तरीके से स्टेटमेंट है, एक्सटेंशन इसके साथ नहीं है इस स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो किसी भी मटेरियल की टफनेस को किसी सर भी स्प्रिंग कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, को डेफिनेशन भी है क्या? नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट डेफिनेशन नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द स्प्रिंग कांस्टेंट मीन, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के मीनिंग क्या है, क्यों हम स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो या हम लोगों ने इसको डिफाइन भी कर लिया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट को हम, या चाहे तो इसको डिफाइन कर लें आप लोग, हाउ मच एनर्जी, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द ऑब्जेक्ट टू यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको हम इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट कह देंगे, ठीक है। सर वापसी रिपीट कर देंगे? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू, how much force is required to stretch the object, how much force is required to stretch the object through unit length. Unit length means न्यूटन पर मीटर। नहीं, यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 1 मीटर। मीटर। यूनिट लेंथ means 1 meter, okay। How much force is required to stretch the object to unit length या 1 meter, ठीक है। जी जी बच्चों, कॉपी हो गया यहाँ तक? जी सर हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर हमने ग्राफ से निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट थ्रू अ ग्राफ, ठीक है जी। तो देखिए, लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हमारे पास फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ है, ठीक है जी। ऑब्वियसली दिस फोर्स इज अ टेंशन फोर्स, तभी ये वाई एक्सिस के ऊपर है, और एक्सटेंशन एक्स एक्सिस के ऊपर है, और the graph is in straight line passing through the origin, which means this is following the Hooke's law, ठीक है जी। इस ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट निकालें, ठीक है, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, ठीक है, ग्रेडियंट हमारे पास जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू के, ठीक है जी। क्योंकि इसका ग्रेडियंट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और y एक्सिस पे क्योंकि हमारे पास फोर्स है और x एक्सिस पे x यानी एक्सटेंशन है, एंड वी नो दैट k इज इक्वल्स टू f अपॉन x, ठीक है जी। तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू k कांस्टेंट, या आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू k, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ हो क्वेश्चन में, और वो ट्विस्ट ये हो कि आपको ग्राफ में यहाँ पे एक्सटेंशन और यहाँ फोर्स गिवन हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स या लोड वगैरह जो भी होगा हमारा,
ठीक है, और उसका ग्राफ अगर आपको यूं गिवन हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है दैट इज इक्वल्स टू 1/k। ठीक है जी, इस केस में ग्रेडियंट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1/k के बराबर हो जाएगा, विच इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, यानी अगर हमें इस ग्राफ से सेकंड वाले ग्राफ से अगर हमें k कांस्टेंट निकालना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 को हमारे ग्रेडियंट से डिवाइड करेंगे तो हमें एक स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई, कोई सवाल पूछना है किसी ने तो इसमें पूछ लीजिए। तो दूसरे के अंदर f अपॉन x नहीं कर सकते क्या? क्या चीज? नहीं, ग्रेडियंट दूसरे की वाले बात ग्राफ कर रहे हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो हामिद, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो किसके बराबर है, ग्रेडियंट तो 1/k के बराबर होगा ना। सही 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 सही। अच्छा, कॉपी हो गया ये? नहीं सर, 2 मिनट। जी सर, कॉपी हो गया। ठीक है, अच्छा जी। सो दिस इज एक्चुअली फोर्स एंड एक्सटेंशन ग्राफ। ग्रेडियंट को हम कैसे या 1/k से किस तरीके से रिलेट करेंगे। अच्छा जी, नाउ प्लीज पे अटेंशन प्रॉपरली। लेट्स से अगर आपको एक ग्राफ ऐसे गिवन हो, ठीक है, एक इस तरह से ग्राफ गिवन हो जिसमें फोर्स अगेन हमारे पास y एक्सिस पे हो, यानी टेंशन है ये, और एक्सटेंशन जो है x एक्सिस पे हो, और आपको 3 किस्म के फाइबर्स का ये ग्राफ गिवन। ठीक है, 3 फाइबर्स आपको गिवन है। ठीक है, एक फाइबर ये है, एक फाइबर का ग्राफ ये है, और एक फाइबर का ग्राफ ये। ठीक है जी, बी सी। ठीक है जी, तो ग्राफ आपके पास 3 किस्म के 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आपको गिवन है। ठीक है जी, 3 किस्म के मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब इसमें से बताइए कि विच मटेरियल इज मोर टफ एंड विच इज द लीस्ट टफ। इसमें सबसे ज्यादा सर टफ टफ मटेरियल। आपका ए होगा ये होगा। ठीक है, ठीक है जी, और सबसे ज्यादा। लीस्ट सी होगा। ठीक है, ए आपके पास जो है वो सबसे ज्यादा टफ है। ठीक है जी, और सी जो है वो लीस्ट आपके पास जो है वो टफ है। ठीक है जी, ये भी सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, अच्छा अगर ये ग्राफ उल्टा होता, मतलब एफ एक्स एक्सिस पे होता और वाई एक्सिस पे एक्स होता तो क्या होता? बस सी टफ होता है फिर सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा फिर tough सबसे होता है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको ट्विस्ट करके एमसीक्यू में सवाल को पूछा जा सकता है। ठीक है ना, बी रेडी फॉर दैट। ओके, इसको भी कॉपी कर लें, फिर हम लोग चलते हैं एनर्जी स्टोर इन या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलते हैं, जो हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है।
जी, हो गया कॉपी है? 1 मिनट सर। जी सर, हो गया कॉपी। अच्छा, let's talk about elastic potential energy। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या डेफिनेशन होती है? द स्टोर एनर्जी बेसिकली होती है द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप। ठीक है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा होता है? इलास्टिक। इलास्टिक, द एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप। तो किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट की एनर्जी शेप चेंज होने की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये दोनों तरीकों से एनर्जी स्टोर हो सकती है। लेट्स से हमारे पास एक स्प्रिंग है जो इसकी इस तरीके से एक नॉर्मल लेंथ है एक स्प्रिंग की। ठीक है, नॉट एक्सटेंड और कंप्रेस। ठीक है, तो ये डायग्राम ए में ना ही ये स्प्रिंग कंप्रेस है, ना ही ये एक्सटेंडेड है या स्ट्रेच्ड है। ठीक है, डायग्राम बी में लेट से हमने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा क्या कर दिया है? कंप्रेस कर दिया है। ठीक है जी, तो ये हमने इसको एक्स की कंप्रेशन दे के हमने इसको कंप्रेस किया है। ऑब्वियसली ये हमने कंप्रेशन दी होगी तो यकीनन इस पे क्या लगाई होगी? हमने एक क्या लगा के कंप्रेस किया होगा? हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हमने इस पे यकीनन वर्क किया होगा, है ना? फोर्स लगा के हमने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया, कितना डिस्प्लेस किया? एक्स का डिस्प्लेस किया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा सिस्टम में क्या बन गया होगा? वर्क। और वो वर्क इस सिस्टम में इसकी एनर्जी बन के क्या हो गया होगा? स्टोर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या ये फोर्स कांस्टेंट लगी होगी या ये फोर्स वेरिएबल फोर्स लगी होगी? वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे कंप्रेस हुआ होगा तो और फोर्स लगानी पड़ी होगी ताकि और कंप्रेस हो। अच्छा भाई, ये कौन है पढ़ा लिखा बच्चा? यारिफ साहब, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। ठीक है, बहुत आला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आरिफ। क्योंकि जैसे जैसे हम स्प्रिंग को बढ़ा कर कंप्रेस करते जाएंगे, उसके अंदर अपोजिंग फोर्स, उसके अंदर टेंशन फोर्स बढ़ता जाएगा, तो मजीद हमें कंप्रेस करने के लिए उसके अंदर फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, यानी फोर्स हमारे पास यूनिफॉर्मली क्या होती जा रही होगी? इंक्रीज होती जा रही होगी, है ना? जी, ठीक है, अब इसी तरीके से केस 3 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमने स्प्रिंग को कंप्रेस ही किया हो, हम स्प्रिंग को क्या भी कर सकते हैं? सर, ये जो वर्क डन हो रहा है ये इज इक्वल्स टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, राइट? बिल्कुल सही है, वही ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस का नाम क्या होता है हामिस? क्या नाम है उस प्रोसेस का जिससे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है? वर्क, उसको वर्क बोलते हैं सर। हाँ, ठीक है, सही। तो यकीनन हमने दबाया होगा, हमारी केमिकल एनर्जी होगी कुछ बॉडी के अंदर, उससे हमने इसको दबाया होगा।
और हमारी केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में हमारी बॉडी की बदली होगी, और हमने उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इस स्प्रिंग को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तब हम इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और अगेन वो फोर्स भी वेरिएबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास हम इसको एक्सटेंड कर रहे होंगे तो इसके अंदर एक उल्टा फोर्स डेवलप हो रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। इसी तरीके से यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन हमारे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये कंप्रेशन में या ये एक्सटेंशन के अंदर हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी से या किसी भी मशीन के थ्रू कोई वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो वर्क है वो वर्क इस सिस्टम में इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं दोनों ही केसेस के लिए एक्सटेंशन का फोर्स के साथ या कंप्रेशन का फोर्स के साथ ग्राफ बनाऊं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सटेंशन भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। ये बताइए कि डायग्राम ए में एक्स कितना है, 0 है, ना ही इसमें एक्सटेंशन है ना ही कंप्रेशन है। जैसे जैसे हम इस पे फोर्स लगाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, और जैसे कि आरिफ ने भी कहा कि जैसे जैसे सर आप फोर्स लगाते जाएंगे एक्सटेंशन बढ़ेगी, आपको फोर्स बढ़ानी पड़ेगी ज्यादा एक्सटेंशन या ज्यादा कंप्रेशन करने के लिए। तो इसका मतलब है ग्राफ कैसे बनेगा, एक यही स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें, इस ग्राफ का एरिया, तो वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। दैट इज इक्वल्स टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वो एरिया अब निकलेगा कैसे, तो हमारे पास एरिया यहाँ पे बराबर होगा 1/2 fx के, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा 1/2 fx। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये 1/2 यहाँ पे क्यों फॉर्मूले में आ रहा है। मैथ्स तो कहती है कि ट्राइंगल का शेप है इस वजह से आ रहा है, फिजिक्स ये कहती है क्योंकि आपकी फोर्स चेंज हुई है 0 से मैक्सिमम तक, तो हमें फोर्स, किस फोर्स से हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, 0 से करनी है या मैक्सिमम से करनी है। तो आंसर है हम इन दोनों फोर्सेस का क्या लेंगे, एवरेज ले लेंगे। और एवरेज कैसे लिया जाता है, F1 + F2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो ये जो एरिया है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो के बराबर हो जाएगी F1/2 Fx, ठीक है जी। इसमें किसी ने भी क्वेश्चन करना है तो पूछ लीजिए। सर ये एक्सटेंड करने में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे हो रही है, वो तो कंप्रेस में नहीं है। नहीं नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंशन में भी होती है, स्टोर होती है। दोनों केसेस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। बचपन में नहीं कभी किया कि किसी के हाथ रबर बैंड खींच के किसी के हाथ पे रख के छोड़ दिया हो, हैं? वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। बेटा फिर वो चमाट में भी कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा जी, ये हो गया भाई कॉपी यहाँ तक, या कर रहे हैं अभी कॉपी? बस सर, एक कॉपी मिनट कर रहे हैं। ग्राफ सर एक मिनट। एवरेज के लिए आप प्लस करते हैं तो यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, 4 और x को फिर डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, राइट? अगर नहीं लॉजिकली ना, देखें तो एक्चुअली में हम ये कर रहे हैं, हाँ, क्या नाम है हामिस, देखो हम ये कर रहे हैं कि एवरेज फोर्स ले रहे हैं,
एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो हमें एरिया निकलेगा। अच्छा, एवरेज फोर्स कैसे मिलेगी? एवरेज फोर्स कैसे निकलेगी? स्टार्टिंग में फोर्स कितनी है? 0 प्लस एफ जो फाइनल फोर्स है, और इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? यही तो हो सही जाएगा। सही। हो गया भाई कॉपी? यस सर। अच्छा भाई, इसी तरीके से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के हम कुछ और फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हुक्स लॉ ये कहता है कि हमारे पास F किसके बराबर होता है? kx के। और हमने अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनाई 1/2 Fx के। अगर हम इसी इक्वेशन में F की जगह kx की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी 1/2 kx स्क्वायर के। ठीक है जी, 1/2 kx स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग एक और रिलेशन भी बना सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, कि हम x को अगर सब्जेक्ट बनाएं तो x किसके बराबर हो जाएगा? F/k के। इस फॉर्मूले से अगेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने जो बेसिक फार्मूला बनाया है वो है 1/2 Fx का। अगर मैं x की जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं अब, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एक और इक्वेशन हमें मिल सकती है 1/2 F मल्टीप्लाई बाय F/k, which is equals to elastic potential energy is equals to 1/2 F square upon k। ठीक है जी, तो ये दो इक्वेशंस और भी हैं हमारे पास। ठीक है, बेसिक इक्वेशन तो ये है 1/2 Fx, लेकिन दो और इक्वेशंस भी हम बना सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
जी बच्चों, हो गया ये कॉपी? यस सर। चलिए, सो दिस इज द इक्वेशंस फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास गिवन है, ठीक है भाई। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक ग्राफ्स ऑफ फोर्स एक्सटेंशन, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि एक हम जब फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हम जब किसी मेटल का बनाते हैं तो एक टिपिकल फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ किसी मेटल का किस तरीके से होता है, ठीक है जी। लेट मी शेयर विद यू जो आपके नोट्स में ही मैंने बनाया हुआ है, मैं उसी से आपको डिस्कस करता हूँ इसको। इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू वन, चलिए। सो दिस इज एक्चुअली द पास पेपर्स, ठीक है, डिफॉर्मेशन के आप लोगों के। और इसमें जो है ऑब्वियसली यू नो दैट के स्टार्टिंग में आपको नोट्स भी इसके गिवन होते हैं, हुक्स लॉ क्या है, सारी चीज़ें गिवन है। दिस इज अ बेसिक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ ए मेटल। एक मेटल का हमारे पास एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, ठीक है जी। तो आई वांट यू ऑल टू प्लीज काइंडली ड्रॉ दिस ग्राफ। इस ग्राफ को जरा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है वो 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को डिस्कस करते जाएंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते जाएंगे। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी गिवन द डिटेल इन माय नोट्स, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 बाय 1 ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है जी। तो जरा ये ग्राफ जरा बना लीजिए, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ एक मेटल के लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, किसी ने पूछना तो पूछ लीजिए। जी, बन गया ग्रेस का ग्राफ? सर 2 मिनट। ठीक है, आयशा ने बना लिया है। बाकी भी जब बन जाए बताएं, फिर मैं इसके बाद इसको डिस्कस करना शुरू करूं। सर बन गया। सर बन गया, बन गया। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस ग्राफ में कहां से कहां तक लाइन स्ट्रेट है? सर ओ ओरिजिन से से ए ए तक। ओरिजिन से ए तक, बिल्कुल सही है। ओरिजिन से ए तक अगर हम नोटिस करें तो ओरिजिन से ए तक हमारे पास लाइन जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास ओरिजिन से ए तक लाइन स्ट्रेट है, ठीक है जी। यानी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये मेटल जो है ये कब तक जो है ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है? ए ए तक। तक। ओ से लेके ए तक ये किसको फॉलो कर रहा है? हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन और लोड एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा हम एक्सटेंशन लगाते जा रहे हैं, फोर्स लगाते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा इसके अंदर एक्सटेंशन होती जा रही है, ठीक है जी। तो दैट इज एक्चुअली टिल O to A द ऑब्जेक्ट इज ओबेइंग हुक्स लॉ। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया हुआ भी है कि व्हाट इज पॉइंट ए पॉइंट क्या है? दैट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो पॉइंट है जब तक फोर्स और एक्सटेंशन लीनियरली इंक्रीज होते रहते हैं। जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही इक्वल अमाउंट के अंदर एक्सटेंशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से
या जितनी ज्यादा हम एक्सटेंशन करते जाएंगे इक्वल अमाउंट के अंदर फोर्स क्रिएट होती जाएगी, रिएक्शनल फोर्स, ठीक है। और पॉइंट ए जो है दैट इज नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी। एक बात बताइए, अगर मैं पॉइंट ए पे जाके फोर्स को रिमूव कर दूं तो क्या ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा? आ जाएगा। यस सर। बिल्कुल, ए पॉइंट पे अगर हम रिलीज कर दें तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये कॉपी कर लीजिए जो ए के बारे में लिखा हुआ है। सर ये ग्राफ डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल वायर है, मेटल वायर इलास्टिक ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो वापस कैसे आएगा? सर जी हो गया ये कॉपी। हाँ भाई, जी सर। अच्छा उसके बाद जो है पॉइंट बी के बारे में बात हो रही है। पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी इज इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट हमारे पास इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट जो है वो कैसी डिफॉर्मेशन कर रहा है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है जी। यानी कि ओ से लेके बी तक ये कैसी डिफॉर्मेशन हो रही है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है जी। एक बात बताइए, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं बी तक भी ऑब्जेक्ट को ले जाऊं और बी पे जाके ऑब्जेक्ट को अनलोड कर दूं तो तब भी क्या ऑब्जेक्ट उसकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा? नहीं सर। जी, तो आंसर है आ जाएगा। अगर मैं कैसे सर? एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंचूंगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट को अनलोड कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट तब भी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, सर ठीक है। लेकिन बी के आगे से नहीं होगा ना? हाँ, बी के आगे से नहीं होगा, बिल्कुल सही है। सर लेकिन ए के बाद से तो बेंड हो रहा है। बिल्कुल बेंड हो रहा है, लेकिन वो ग्राफ बेंड हो रहा है, ऑब्जेक्ट बेंड नहीं हो रहा, ठीक है। इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है जहां तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। और जैसे ही हम उसके आगे चले जाते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन खत्म हो जाती है और कौन सी डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है? फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी अगर आप पढ़े भी तो उससे लिखा हुआ है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट, point beyond which there is no return to the original length of the wire or on the removal of the force। इसका मतलब है कि अगर आप एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंच के इस वायर को, ये डक्टाइल मटेरियल भी हो सकता है, लेकिन डक्टाइल, मैन्यूएबल, ये सारे हमारे सिलेबस में हुआ करते थे, अब ये टर्म्स हमारे सिलेबस से निकल गई है, ठीक है ना। तो सिंपल हम वायर को हम बोलेंगे
इस पॉइंट तक हम जब मटेरियल को पहुंच के इस पे से फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो तब भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो सर इलास्टिक फिर लिमिट को इस हिसाब से फिर बी तक भी हुक्स लॉ हो जाना चाहिए फिर। नहीं, हुक्स लॉ तो ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन अंडर इलास्टिक लिमिट। उसके वर्डिंग तो समझो क्या कह रहा है। वो ये सिंपली कह रहा है जितनी फोर्स लगाओगे उतनी एक्सटेंशन होगी, लेकिन ये बात कब तक सच होती है? इलास्टिक लिमिट के नीचे नीचे। इसका मतलब है इलास्टिक लिमिट से नीचे एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट का नाम क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और हुक्स एक्चुअली वहां तक की बात कर रहा है एक्चुअली। ठीक है ठीक है ना, थोड़ा सा उसको समझे ना, वो जरा शायराना तरीके से बात की है उसने जो है। ठीक है भाई, अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो पूछ लीजिए। मतलब सर, ए से पहले एक- पहले हुक्स लॉ लग सकता है, लेकिन बी तक ए वापसी आ तक हुक्स सकता है, लॉ, राइट? ऑब्जेक्ट ए तक हामिस हुक्स लॉ लग सकता है। ए तक हम हुक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर रहा है, मतलब अगर तुम बी पॉइंट पे जाओगे तब तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। जैसे ही तुम बी पॉइंट को आगे ओवर करोगे, उससे आगे निकलोगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन खत्म, ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म होना शुरू हो जाए। ठीक है, जी सही। यानी सर अगर एक आप कंफ्यूजन है, बोले इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए इलास्टिक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है या नॉन इलास्टिक ऑब्जेक्ट भी कर सकता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए इलास्टिक होने ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि आपके पास मेटल वायर जो होती हैं या आपके पास डक्टाइल मटेरियल्स जो होते हैं उनमें भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। एक मजे की आपको बात बताऊं, शीशे में भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, ग्लास में। यानी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतनी छोटी होती है कि दिखती नहीं है, मगर है वो चीज। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ग्राफ को भी देखो ना, अगर थोड़ा सा लॉजिकली इस ग्राफ को समझो तो तुम्हें एक चीज नजर आ रही होगी इस ग्राफ में कि बहुत बड़े अमाउंट ऑफ फोर्स को लगाने से बहुत ही छोटी सी इसके अंदर एक्सटेंशन हुई है, दिख रहा है? सही। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उस छोटी सी एक्सटेंशन के बाद आप आगे बढ़े हो बी पॉइंट तक और बी से आगे निकल गए हो तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो गई। ठीक है, सही। बाय द वे ग्लास में भी मैंने आपको जैसे बताया, आपके पास ग्लास का भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना तो ग्लास का ग्राफ यूं बनता है, ये उसमें भी आपके पास हल्की सी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके बाद वो डायरेक्ट टूटता है, वो डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है। ठीक है, जब आप किसी शीशे को आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप आपके घर में कोई शीशा है उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो लगता है कि हल्का सा वो बेंड हो रहा है, सर मामूली अम्मी सा। से डांट नहीं खानी। अच्छा खैर चलो लेकिन खैर वो हल्का सा बेंड हो रहा होता है, लेकिन अगर आप उस बेंडिंग पॉइंट से ज्यादा उस पर फोर्स लगा देना तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती, वो डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है, वो डायरेक्ट टूटता है। वैसे सही। मटेरियल्स को हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल, ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है, बट वो सही। पॉलीमेरिक, ब्रिटल, डक्टाइल, ये मैं जैसे कि आपको बताया ये हमारे सिलेबस में 2016 से पहले हुआ करती थी ये कहानियां, और उसके बाद ये सारी कहानी 2016 में उड़ गई हमारे सिलेबस से। सही। सर तो ग्लास का ग्राफ पहले तो हुक्स लॉ जैसा बनेगा शुरू में, तो उसके बाद बस किस तरह बनेगा? बट टूट जाएगा, क्रॉस लग जाएगा उसके बाद, बट डायरेक्ट आपके पास फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जी भाई हो गया कॉपी यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी, तो ये मैंने मेरा ख्याल है आज हम लोग यहाँ रोक लेते हैं, दैट्स इट, क्योंकि 3 मिनट्स अब रह गए हैं टोटल हमारे। ऑब्वियसली इसके बाद पॉइंट सी कौन सा है? यील्ड पॉइंट है। ठीक है, ये या तो नोट कर लो बस जल्दी से सी, डी और एफ को, फिर हम इसको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। सी, डी और एफ पॉइंट हमारे पास क्या है? ठीक है जी, सी आपके पास यील्ड पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल लेंथ को खो देता है। ठीक है, और उसके बाद जो है डी जो है दैट इज ए ब्रेकिंग पॉइंट,
यहाँ पे वो है कि मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो टुकड़ों में नहीं टूटता, बल्कि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटने शुरू हो चुके होते हैं, ठीक है। और एफ पॉइंट जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में टूट चुका होता है, ठीक है। जस्ट कॉपी दैट, तो ठीक यील्डिंग है। पॉइंट समझ नहीं आया सी वाला। यील्ड पॉइंट इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल लेंथ में, अगर हम देखें सी पॉइंट इज अ यील्ड पॉइंट, जैसे कि इलास्टिक लिमिट को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, हम इज यील्ड पॉइंट। जैसे ही आप यील्ड पॉइंट पे पहुंचे ना सी पे, तो सी के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को अनलोड करेंगे ना, या सी पे पहुंचने के बाद भी अनलोड करेंगे, तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, उसमें कुछ ऑलरेडी चेंज इन लेंथ हो चुका होगा। इट विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। यानी बी तक अगर हम जाएंगे तो ओरिजिनल में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही बी को क्रॉस करके सी पे पहुंचेंगे यील्ड पॉइंट पे, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ में परमानेंट चेंज आ चुका होगा, ठीक है। सही, ठीक। तो ये आपके पास जो है सिंपली, ठीक है। इस ग्राफ को आप किसी के दिल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी किसी के दिल को तोड़ते तोड़ते यील्ड पॉइंट तक नहीं लेके जाइएगा, ठीक है, और डी पॉइंट तक तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाइएगा। थैंक यू फॉर द टिप सर। हमेशा अंडर इलास्टिक लिमिट रहिएगा। चले भाई, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। लाभ। अल्लाह हाफिज सर।